नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएमएस क्लासेस सीकर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने फर्स्ट क्लास में साइकोलॉजी के अधिगम टॉपिक की बात की थी, जिसमें हमने अधिगम के अर्थ के बारे में बात की थी, परिभाषाओं के बारे में बात की थी। तो दोस्तों, आज हम अधिगम के अर्थ एवं परिभाषाओं पर थोड़ी चर्चा करते हुए आज हम अधिगम की विशेषताओं पर बात करेंगे और अधिगम की विशेषताएं पूरी होने के बाद में हम अगली क्लास में अधिगम के सोपान, प्रकार एवं सिद्धांतों पर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। व्यवहार में परिवर्तन। दोस्तों, हमने कल पढ़ा था अधिगम और लर्निंग कहते हैं। लर्निंग का सामान्य अर्थ होता है सीखना, और सीखने से तात्पर्य है व्यवहार में परिवर्तन। अर्थात बालक जो होता है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता रहता है, उसको ही हम अधिगम कहते हैं। क्योंकि अधिगम एक मन से जुड़ी हुई क्रिया है, इसलिए अधिगम को एक मानसिक क्रिया कहते हैं। अब चूंकि अधिगम को एक मानसिक क्रिया कहते हैं और अधिगम का अर्थ क्या है? सीखना, इसलिए सीखना भी क्या हुआ? एक मानसिक क्रिया हुई। तो सीखना भी क्या हुआ? एक मानसिक क्रिया हुई। अधिगम भी एक मानसिक क्रिया है और सीखना भी एक मानसिक क्रिया है। तो हमने पढ़ लिया था कि अधिगम को लर्निंग कहते हैं। लर्निंग का मतलब होता है सीखना, सीखना मतलब व्यवहार में परिवर्तन। और चूंकि सीखना एक मानसिक क्रिया है, इसलिए अधिगम भी एक मानसिक क्रिया है। फिर हमने अधिगम की कुछ परिभाषाएं देखी थी। उनमें से पहले आज फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं। पहले हमने देखी थी गेट्स की परिभाषा। तो गेट्स ने क्या कहा था? गेट्स के अनुसार होता है अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। गेट्स ने क्या परिभाषा दी थी? अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। उसके बाद में हमने परिभाषा देखी थी, गिलफोर्ड की देखी थी। तो गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम की परिभाषा क्या होती है? व्यवहार द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। व्यवहार द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, व्यवहार द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। पहले गेट्स की परिभाषा अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, फिर गिलफोर्ड की परिभाषा व्यवहार द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। उसके बाद में देखते हैं हम क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो ने परिभाषा दी थी। क्रो एंड क्रो ने परिभाषा क्या दी थी? सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन कहलाता है। अर्थात आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम कहलाता है। ये हमने कल 3 परिभाषा देख ली थी। फिर चौथी परिभाषा हमने किसके अनुसार देखी थी? वुडवर्थ के अनुसार देखी थी। तो वुडवर्थ ने क्या कहा था? वुडवर्थ ने कहा था कि अधिगम क्या है? क्रिया द्वारा व्यक्ति में विकास है। अधिगम क्या है? क्रिया द्वारा व्यक्ति में विकास है। व्यक्ति में विकास, ये वुडवर्थ की परिभाषा है कि अधिगम क्या है? क्रिया द्वारा व्यक्ति में विकास है। उसके बाद में हमने परिभाषा देखी थी, थॉर्नडाइक की परिभाषा देखी थी। मैंने थॉर्नडाइक की परिभाषा को इम्पोर्टेंट भी बताया था। अब चूंकि थॉर्नडाइक ने क्या परिभाषा दी थी? थॉर्नडाइक ने कहा था कि उपयुक्त अनुक्रिया का चयन करते हुए उसे उत्तेजना से जोड़ना। उपयुक्त अनुक्रिया का चयन, फिर उस अनुक्रिया को किससे? उत्तेजना से जोड़ना। यह हो गई थी थॉर्नडाइक की परिभाषा। थॉर्नडाइक की परिभाषा क्या थी? उपयुक्त अनुक्रिया का चयन
करते हुए उसे उत्तेजना से जोड़ना ही अधिगम कहलाता है। यह हमने कुछ परिभाषाएं देखी थी। आज हम बात करेंगे अधिगम की विशेषताएं। हमने अधिगम का सामान्य अर्थ देख लिया, उसकी परिभाषाएं देख ली। अब हम बात करेंगे अधिगम की विशेषताओं की। तो पहली विशेषता देखते हैं हम, अधिगम की पहली विशेषता देखते हैं। अधिगम की पहली विशेषता देखते हैं हम दोस्तों। तो पहली विशेषता क्या है? अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम क्या होता है? सार्वभौमिक प्रक्रिया। सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम क्या होता है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है। चूंकि अधिगम हर जगह फैला हुआ होता है, हर जगह पाया जाता है, इसीलिए अधिगम को क्या कहते हैं? अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। उसके बाद में क्या है? अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम से मतलब क्या होता है? अधिगम का मतलब होता है सीखना। सीखते हैं हम तो हम कुछ चीज़ों को सीखते हैं तो हमारे अंदर कुछ अनुभव आते हैं और उन अनुभवों का संगठन ही क्या होता है? अधिगम होता है। तो अनुभवों का संगठन, इसकी एक विशेषता यह भी है कि अधिगम क्या है? अनुभवों का संगठन। अनुभवों का संगठन, यह इसकी दूसरी विशेषता हो गई, अनुभवों का संगठन। फिर तीसरी विशेषता क्या है? अधिगम प्रशिक्षणों द्वारा संभव है। तो इसकी तीसरी विशेषता देखते हैं कि अधिगम क्या है? अधिगम क्या है? प्रशिक्षणों द्वारा संभव है। मतलब क्या हुआ कि हम किसी चीज का अधिगम हम प्रशिक्षण द्वारा कर सकते हैं। उसके बाद में हम इसकी चौथी विशेषता देते हैं। चौथी विशेषता में क्या आता है कि अधिगम जो होता है वो बालक में अप्रत्यक्ष रूप से जन्म से पहले पाया जाता है और प्रत्यक्ष रूप में जन्म के बाद में पाया जाता है। अर्थात अधिगम क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से जन्म से पहले प्रारंभ होता है। जन्म से पहले प्रारंभ होता है और प्रत्यक्ष रूप से जन्म के बाद प्रारंभ होता है। मतलब क्या हुआ? रूप से होता है जन्म से पहले और प्रत्यक्ष रूप से जन्म के बाद में बालक सीखता है ही। इसके बाद में अधिगम की अगली विशेषता हम देखते हैं कि अधिगम का स्थानांतरण हो सकता है क्या? तो अधिगम का स्थानांतरण हो सकता है। अगली विशेषता हम देखते हैं कि अधिगम का स्थानांतरण हो सकता है। यह भी अधिगम की एक विशेषता है। अधिगम का स्थानांतरण हो सकता है। इसके बाद में हम इसकी अगली विशेषता देखते हैं। तो अगली विशेषता के रूप में हम क्या देखते हैं कि ये विशेषता हमने देख ली कि अधिगम का स्थानांतरण हो सकता है। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि अधिगम प्रक्रिया व उत्पाद दोनों है। अधिगम क्या है? प्रक्रिया। अधिगम प्रक्रिया व उत्पाद दोनों है। अधिगम क्या है? प्रक्रिया व उत्पाद दोनों है। इसके बाद में हम इसकी अगली विशेषता देखते हैं। तो अगली विशेषता के रूप में देखते हैं तो अधिगम समायोजन में सहायक है। इसकी अगली विशेषता क्या है? अधिगम समायोजन में सहायक है। समायोजन में सहायक है। अधिगम समायोजन में सहायक है। अब इसकी एक विशेषता जो इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं तो इसकी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट विशेषता है कि अनधिगम भी अधिगम का भाग है। अनधिगम भी अधिगम का भाग है। इसकी लास्ट विशेषता क्या है? अनधिगम भी अधिगम का भाग है। अनधिगम का मतलब क्या होता है कि अनधिगम का मतलब क्या होता है? अनधिगम का मतलब होता है अधूरा अधिगम। मतलब अधूरा अधिगम भी अधिगम का एक भाग है। मतलब कुछ चीजें हैं जो हम अधूरी सीख पाते हैं, पूरी सीख नहीं पाते, तो
जो अधूरी सीखी हुई बातें हैं वो भी वैसे अधिगम में ही आती है, इसलिए कहा जाता है कि अनधिगम भी अधिगम का भाग है। इसके बाद में हम ये एक बात करते हैं कि क्या अधिगम की प्रकृति स्थायी है या अस्थायी है। तो अधिगम की जो प्रकृति होती है वो स्थायी होती है। तो इसकी कुछ विशेषताएं हमने देख ली कि अधिगम क्या होता है। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अधिगम अनुभवों का संगठन है, अधिगम प्रशिक्षणों द्वारा संभव है, अधिगम अप्रत्यक्ष रूप से जन्म से पहले प्रारंभ होता है और प्रत्यक्ष रूप से जन्म के बाद में प्रारंभ होता है, अधिगम का स्थानांतरण हो सकता है, अधिगम प्रक्रिया व उत्पाद दोनों है, अधिगम समायोजन में सहायक है तथा लास्ट इम्पोर्टेंट विशेषता है अनधिगम भी अधिगम का भाग है। अब दोस्तों हमने आज इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। अब हम कल देखेंगे, कल की जो अगली क्लास होगी उसमें हम देखेंगे अधिगम के प्रकार। कल हम देखेंगे अधिगम के प्रकार, फिर देखेंगे हम अधिगम के सोपान, फिर देखेंगे हम अधिगम के सिद्धांत। तो दोस्तों आपको मेरी क्लास कैसी लगी? यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना एवं सब्सक्राइब करना। SMS क्लासेज सीकर में आपका स्वागत है। आप हमसे यूं ही जुड़े रहिए। धन्यवाद।